फाइन स्टूडेंट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, लेक्चर 33, इंडियन नेशनल मूवमेंट, और जो भी इवेंट हुआ है 1910 से लेके 1917 तक वो पढ़ने जा रहे हैं। सूरत स्प्लिट हो चुका है स्टूडेंट, एक्सट्रीमिस्ट का विचारधारा बहुत अलग। अब मुस्लिम लीग भी आएंगे यहाँ, और वो क्या क्या करेगा। मुस्लिम लीग का क्रिएट होने का मतलब क्या है? ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ब्रिटिश का कैट एंड स्टिक पॉलिसी, इसमें ये भी दिखेगा तुमको। देखो यहाँ पे सेम सिलेबस, यहाँ देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड मिंटो के टाइम में क्या क्या हुआ था 1905 से लेकर 1910 तक। 1905 में बनारस सेशन हुआ ना, इंडियन होम रूल सोसाइटी बना था इंग्लैंड में, श्यामजी वर्मा बनाए थे, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में बताए होंगे ये चीज़। 1906 में कलकत्ता सेशन हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यहीं पे बना है, 1906 में बना है। 1907 में सूरत स्प्लिट, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को मंडलाए जेल यानी कि बर्मा वाला जेल में भेज दिया गया। 1908 में देखो न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट 1908 बना, बीजी तिलक के ऊपर मुकदमा हुआ, अनुशूलन समिति, अलीपुर बम कंस्पिरेसी। 1909 में देखो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, समझ गए ना। हाँ, मदन लाल ढींगरा ने मारा था ना कर्नल विलियम वैली को, ठीक है, फॉरेन कंट्री में, याद करो। इसी वजह से वहाँ का जो हाउस था उस पर प्रतिबंध भी लगा है, याद करो। जैक्सन का भी असैसिनेशन हुआ था, अहमदाबाद बम कंस्पिरेसी और नासिक कंस्पिरेसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस समय कौन वॉइस रॉय थे और क्या क्या इंसिडेंट हुआ, समझ गए स्टूडेंट। देखो यहाँ पे देखो फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, याद है ना, ये पहले भी स्लाइड पढ़ा चुके हम। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना है ढाका में, अंडर द लीडरशिप ऑफ, देख रहे हो चेहरा, आगा खान, नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क। ये 3 लीडर ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाया, यही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। इसी की वजह से बाद में पाकिस्तान बनता है। अब बहुत बाद में जाके मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन करते हैं इसको, 1913 में ज्वाइन करते हैं, शुरू में ज्वाइन नहीं किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, डिमांड क्या है कि सेपरेट मुस्लिम इंटरेस्ट होना चाहिए, मुस्लिम के लिए होना चाहिए, क्योंकि अभी जो संघर्ष चल रहा है केवल हिंदू लोग अपने लिए कर रहे हैं, मुस्लिम के लिए भी होना चाहिए। स्पेशल सेफ गार्ड होना चाहिए हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे कम्युनिटी भी गवर्नमेंट सर्विस में रिप्रेजेंट होने चाहिए, समझ गए ना। और सेपरेट इलेक्टेड होना चाहिए मुस्लिम्स का। मिंटो के अंदर बताओ एक अलग से ब्रांच भी लंदन में बना है ना, अमीर अली ने बनाए थे। तो ब्रिटिश देखो, ब्रिटिश जानबूझ के चाहता ही था कि इस तरह चीज़ प्रमोट करे वो, ताकि कांग्रेस को काउंटर कर सके। कांग्रेस को काउंटर करने के लिए सर सैयद अहमद खान को भी लाया था ना, तो लीग ने देखो सपोर्ट कर दिया। पार्टीशन ऑफ बंगाल सही तो है, कम से कम मुस्लिम के लिए मिलेगा। ईस्टर्न बांग्लादेश, ईस्टर्न जब बंगाल होगा तो मुस्लिम का ही सबसे ज़्यादा रेशियो रहेगा। कल बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे ना स्टूडेंट, कि बंगाल का जो पार्टीशन हुआ रिलीजन और लैंग्वेज दोनों के ही नाम पे हुआ है पार्टीशन, तो कम से कम रिलीजन का नाम पे तो रहेगा। अभी देखो वही बांग्लादेश। और 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना भी ज्वाइन किए हैं। तो इम्पोर्टेंट विषय विद्यार्थी लोग ये है लॉर्ड हार्डिंगे का। देखो 1910 से लेकर 1916 दिल्ली दरबार लगा था अभी, हाँ वॉइस रॉय थे ये। दिल्ली दरबार में क्या हुआ, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वो एनलमेंट कर दिया गया ना, खारिज कर दिया गया, अब पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं है। कैपिटल ट्रांसफ़र कर दिया गया था कलकत्ता से दिल्ली। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए कि मुस्लिम क्या है, दिल्ली हमेशा से मुस्लिम का घर रहा है, दिल्ली सल्तनत, मुगल डायनेस्टी, ठीक है। और नेशनल एंथम पहली बार गया है कलकत्ता सेशन में, नेशनल एंथम फर्स्ट संग एट द कलकत्ता सेशन, वो भी 1911 में हुआ था। 1912 में दिल्ली कंस्पिरेसी। गदर पार्टी देखो 1913 में बना था सैन फ्रांसिस्को में। 1914 में देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रेकआउट हो गया। और 1915 में BHU, जाने वाले BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ था। और यही 1915 है जिस साल गांधी जी इंडिया में आए थे, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली दरबार बच्चे लोग मैं बता चुका हूँ, इलाहाबाद दरबार शुरू में आया, फिर दिल्ली दरबार और दिल्ली दरबार। लास्ट का दिल्ली दरबार देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा लॉर्ड हार्डिंगे थे। उस समय देखो किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी का एज अ एम्परर और एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषणा हो रहा था, ठीक है। वो जानते हो ना, वहाँ पे इंग्लैंड में कुछ होता है तो उसको कॉलोनीज में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कांग्रेस ने रेजुलेशन पास किया कि ये दरबार झूठ मूठ का दरबार लगा के इतना पैसा खर्च किया जा रहा है पोर इंडियंस का, ये गलत था। और वही किंग ने ही डिक्लेयर किया था, ये किंग जॉर्ज V ने ही डिक्लेयर किया था कि कैपिटल जो है अब कलकत्ता नहीं होगा, अब दिल्ली होगा।
और बट एक आपको राहत है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उसको हम खारिज करते हैं। किंग जॉर्ज 5 ने किया है ये चीज़, किंग जो बोल दिया वो कॉलोनीज पे लागू हो जाएगा। बाकी दरबार के बारे में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, स्टूडेंट पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार जान रहे हो ना, ब्रिटेन एक साइड, फ्रांस एक साइड, यूएसएसआर एक साइड, और उधर इटली है और भी जर्मनी सब है और भी ऑटोमन एम्पायर वही टर्की सब है। दोनों के बीच में संघर्ष, कौन जीता है? ब्रिटेन साइड मत जीता है। तो जीतने का मतलब ये नहीं होता है स्टूडेंट कि प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि युद्ध में जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो नुकसान तो होगा ही आपका। यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी, मैन पावर का लॉस, त्रासदी तो हुआ ही था। देखो अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रेकआउट हुआ 1914 में, तो उस समय मॉडरेट्स का क्या रवैया था, एक्सट्रीमिस्ट का क्या रवैया था और रेवोल्यूशनरी लोग का क्या रवैया था। देखो मॉडरेट्स लोग ने सपोर्ट कर दिया कि ठीक है, हम चूँकि लॉयल है ब्रिटिश को लेके, तो ये मेरा ड्यूटी बनता है कि हम ब्रिटिश को सपोर्ट करें। मॉडरेट्स का ये मानना था। इनफैक्ट एक्सट्रीमिस्ट ने भी कुछ गलती कर दिया, एक्सट्रीमिस्ट ने भी सपोर्ट कर दिया, ये सपोर्ट कर दिया कि अभी हम सपोर्ट कर रहे हैं तो बाद में जब ख़त्म हो जाएगा वर्ल्ड वार तो ये हमको डोमिनियन स्टेटस यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट वाला मौका दे देगा। तो कह सकते हो कि एक्सट्रीमिस्ट भी वो झांसा में आ गया, कह सकते हो। और एक्सट्रीमिस्ट अब वैसा एक्सट्रीमिस्ट भी तो नहीं रहा जो पहले था। रेवोल्यूशनरी लोग ऐसा नहीं है, रेवोल्यूशनरी कहते कि ये हेवन सेंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि स्वर्ग से भेजा गया अपॉर्चुनिटी है, खंजर घोबो पीछे से। कि जब ब्रिटिश वहाँ इन्वॉल्व है, यानी कि ब्रिटिश अभी कमज़ोर है इंडिया से, तो अभी सबसे बेस्ट मौका है कि अभी बदला लिया जाए बढ़िया से। और चूँकि रेवोल्यूशनरी लोग का भी एक अपना ही लिमिटेशन है, ऑर्गेनाइज नहीं है ये लोग। अब वायलेंट प्रोटेस्ट तो लंबा चलता ही नहीं, हम जानते हैं। वायलेंट प्रोटेस्ट को कर्व करना बहुत ईजी है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बता के डाल दो जेल में, बात खत्म। समझ रहे हो ना? तो ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ देखो कुछ पॉइंट यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। 1916 से लेकर 1921 तक लॉर्ड विस्कॉन्ट चैम्सफोर्ड, उस समय जानते हो मोंटागू कौन थे? एसओएस थे, इसलिए कहते हैं ना मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, मोंटागू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इनके टाइम में बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ, जैसे होम रूल लीग बना, एनी बेसेंट ने बनाया, तिलक ने बनाया, लखनऊ पैक्ट भी हुआ था बच्चे लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूरत स्प्लिट हुआ ना, जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग हो गए 1907 में, ये फिर जाके 1917 में जुड़ जाते हैं, डेट्स कॉल्ड लखनऊ पैक्ट। क्योंकि अब रियलाइज हो गया, दोनों को ही रियलाइज हो गया कि अलग होना बहुत बड़ा गलती हो गया, साथ में रहेंगे तभी काम होगा, समझे? 1917 में मोंटागू डिक्लेरेशन, जिसको अगस्त डिक्लेरेशन कहते हैं, जो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। 1918 में रोलत कमेटी बना, पढ़ोगे आने वाले समय में सब कुछ पढ़ोगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रोलत एक्ट, जलियांवाला मासाकार भी हुआ है। और 1920 में वही खिलाफत मूवमेंट और एनसीएम। तो बच्चे लोग ऐसा नहीं कि सब पढ़ाने वाले हैं इस मॉड्यूल में, इस लेक्चर में, इसमें बहुत सारा चीज़ बताएंगे और बहुत सारा चीज़ हम लोग आने वाले समय में ही पढ़ेंगे, समझे ना? और बहुत सारा चीज़ पढ़ भी चुके हैं इनफैक्ट। आगे देखो, चलो ये सबसे इम्पॉर्टेंट विषय लेते हैं, होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। अब देखो तुम खुद सोचो, मॉडरेट्स नॉट इफेक्टिव, एक्सट्रीमिस्ट भी ख़त्म हो गया, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम आ चुका है ना, कि अब कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट को कैरी किया जाए। तो उस गैप को भरने के लिए, उस गैप को ऑर्गेनाइज तरीके से भरने के लिए होम रूल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट आया। ये जो कॉन्सेप्ट पहली बार लाने वाला जो व्यक्तित्व है वो एनी बेसेंट है। क्योंकि एनी बेसेंट वहाँ पे भी आयरलैंड में भी चला रही थी, तो उनको आइडिया था कि कॉन्सेप्ट का बोल रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का बात होगा तो बीजी तिलक पहले बनाए हैं, कुछ महीना पहले बनाए हैं एज़ कम्पेयर टू एनी बेसेंट। तो यहाँ पे समझो बच्चे लोग, वही यहाँ पे लिखा गया है कि सूरत स्प्लिट होने के बाद कांग्रेस डायरेक्शनलेस हो गया, थम सा गया, रुक सा गया, स्टैग्नेंट हो गया, पूरा पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है। तो इसलिए एक अल्टरनेटिव मूवमेंट का ज़रूरत था, ताकि जो थमा हुआ जो सिचुएशन है, जो इनर्सिया है, उसको किसी तरह आगे ले जाया जाए, आगे कैरी किया जाए। नहीं तो यदि पॉलिटिकल एक्टिविटी रुक जाएगा तो ब्रिटिश का भी आज़ादी देने नहीं जा रहा है। तो वी रिक्वायर्ड सच ए मूवमेंट, और ये मूवमेंट के लिए होम रूल मूवमेंट जो है ये कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव मूवमेंट बन के उभरा है उस समय। जैसे एनी बेसेंट देखो, एनी बेसेंट चाहती थी कि जिस तरह
इरिश होम रूल लीग चल रहा है आयरलैंड में, उसी तरह भारत में भी चले, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि ये भी क्या है तुम्हारा, तिलक ऑल्सो, देखो तिलक को पता चल गया, बीजी तिलक को, कि ये लड़ाई उड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वायलेंस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब सही है पीसफुल तरीके से ही, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही प्रोटेस्ट किया जाए। सही बात है, लोग अपने अनुभव से ही सीखते हैं, सही बात है। शुरू का जोश ख़त्म हो जाता है, जब आपको लगेगा कि आपका जोश कोई काम ही का नहीं है, आपके जोश के वजह से डिजायर्ड रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे, आपका स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगा। तो बीजी तिलक को भी रियलाइज़ हो गया कि वायलेंस से कुछ नहीं होने जा रहा है, उल्टा पॉलिटिकल जो प्रोग्रेस है वही बंद हो जाएगा, इससे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आगे बढ़ा जाए। और एक तो ये भी है कि सबको पता चल चुका है वाइट सुपीरियरिटी फालतू का चीज़ है, ये मिथ है कि गोरे लोग सबसे आगे होते हैं, ये सब मिथ है। और ब्रिटिश का जो ट्रू नेचर है सबको पता चल गया, क्योंकि फेमिन में जब इतने लोग मर रहे थे यहाँ पे, तो ये लोग दरबार लगा रहा था। तो अब सबको पता चल चुका है कि ब्रिटिश क्या है, वेलफेयर के लिए नहीं आया, प्रोविडेंशियल मिशन में नहीं आया, ये इम्पेरियलिज्म के लिए आया है, ये कॉलोनिज्म के लिए आया है, ये वेलफेयर के लिए नहीं आया है। हाँ पीपल देखो, अब वार टाइम जानते हो कि जब भी युद्ध होता है तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है कंट्री में, महंगाई बढ़ जाता है, तो लोग झेल रहे थे इस चीज़ को लेकर, लोगों दिमाग ख़राब था। और जब लोगों का दिमाग ख़राब है, कॉमन एनिमी कौन है, ब्रिटिश, तो ऐसे केस में यदि कोई प्रोटेस्ट आता है तो लोग जंप नहीं करेंगे क्या प्रोटेस्ट में। अब मॉडरेट देखो, वही मॉडरेट, तो फिर मॉडरेट को ठग लिया गया पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स ला के 1909 में। तो देखो वो तो बस वही फिलोसॉफी ऑफ सेल्फ रूप से ही खुश है, यानी कि कम रिफॉर्म्स में खुश है। तो नेशनलिस्ट को लगा कि नो, पॉपुलर प्रेशर वॉज रिक्वायर्ड टू, अब चाहिए, अब जब तक, क्योंकि देखो मॉडरेट्स क्या था, मॉडरेट को थोड़ा सा दे देता था खुश हो जाता था, वो मॉडरेट ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाता था ब्रिटिश के ऊपर। तो इन लोगों को लगा कि अब चाहिए, एक बहुत बड़ा पुश चाहिए, ताकि अच्छा खासा कंसेशन मिल सके गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। आगे देखो तो क्या चल रहा है, देखो दोनों ही, बीजी तिलक और एनी बेसेंट बोथ रियलाइज डैट कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग अलग रहेंगे तो नहीं चलेगा, क्या हुआ हमने देख लिया, तो दोनों को साथ आना जरूरी है। अब हम कह सकते हैं कि बीजी तिलक और एनी बेसेंट, स्पेशली एनी बेसेंट, ठीक है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका दोनों ग्रुप को फिर से वापस लाने में। लखनऊ पैक्ट में दोनों साथ आ गए, समझ गए ना। हाँ, तो इसलिए कोशिश किए कि दोनों को लाया जाए। और जब 1915 का जब सेशन चल रहा था तो कोशिश किया गया था दोनों को लाने के लिए, समझ गए ना। दे मेड एफर्ट्स फॉर रिअप्रोचमेंट बट मेट विथ सम सक्सेस एट द एनुअल। तो कांग्रेस सेशन जब 1915 का जो सेशन था, जानते हो एनुअल सेशन होता था, उसमें दोनों लाया गया, कुछ सक्सेसफुल हुआ। अब देखो हुआ क्या उसमें, यहाँ पे समझना होगा विद्यार्थी लोग, तुम लोग को बहुत अच्छे समझना होगा। 1915 का जो सेशन हुआ था तो उसमें डिसाइड किया गया कि एक्सट्रीमिस्ट भी अब कांग्रेस का हिस्सा रहेंगे, ठीक है। अब नाउ एक्सट्रीमिस्ट फिर से अपना घर वापसी हो रहा है कांग्रेस में। मगर एनी बेसेंट ने कहा था, और इसने भी कहा था कि हम होम रूल लीग चलाएंगे, मगर उस पर कांग्रेस खामोश हो गया, कांग्रेस कुछ नहीं बोला। और ये भी धमकी दे दिया ये लोगों ने कि आप कुछ नहीं बोलोगे तो हम चला देंगे, क्यों अभी जरूरत है। एक चलो एक बहुत अच्छा संधि हुआ, अच्छी बात है, एक्सट्रीमिस्ट फिर से कांग्रेस में चले गए, अच्छी बात है। मैं इन लोगों का मानना था कि एक होम रूल लीग मूवमेंट भी होना चाहिए, यहाँ बनना भी चाहिए, बट कांग्रेस कुछ नहीं बोला, कांग्रेस चुपचाप रहा। बेसेंट लेट द कंडीशन एट इफ, वही बोला कि यदि कांग्रेस रिस्पॉन्स नहीं देता है कोई भी चीज़ तो हम तो क्या करेंगे, अपना लीग बना देंगे। लेडी थी ये एनी बेसेंट। तिलक और एनी बेसेंट ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम अपने तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिवाइव करते हैं और कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, इसलिए दोनों ने ही होम रूल लीग बनाया है। दोनों ने ही बनाया है स्टूडेंट, अलग अलग जगह पे, समझे। देखो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, ये जो कॉन्सेप्ट है वही बात है कि होम रूल लीग चलाने का जो कॉन्सेप्ट है वो एनी बेसेंट का है, ठीक है, 1914 का है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सितंबर 2015 में 2015 बोले सॉरी सितंबर 1915 में बहुत पॉपुलर कर दिया था, और तिलक भी उस पर काम किए थे। बट तिलक देखो, तिलक बात के हैं, तिलक का कॉन्सेप्ट उधर से आया, मत तिलक ने सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जो कि तुमको सेकंड स्लाइड में पता चल जाएगा। देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है होम रूल मूवमेंट का, कि सेल्फ गवर्नमेंट अचीव किया जाए। हाँ, ब्रिटिश ही रहेगा एम्पायर में। देखो स्वराज चेंज हो गया कॉन्सेप्ट, डोमिनियन स्टेटस है ये एक्चुअल में। ब्रिटिश एम्पायर के नीचे ही कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इंडियंस ही रूल करेंगे, मगर ब्रिटिश ऊपर रहेगा, क्यों पता चल गया था कि अभी आज़ादी मिलने जा नहीं रहा। देख लो ना ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दो बना
एक होम रूल लीग है, एनी बेसेंट बनाई थी कब? सितंबर 1916 को। और दूसरा जो होम रूल लीग है उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया, वो इंडियन होम रूल लीग है। और बीजी तिलक बनाए थे कुछ महीना पहले, अप्रैल 1916। आइडिया लाने वाली कौन है? एनी बेसेंट है। ऑर्गेनाइजेशन पहले कौन बनाए? बीजी तिलक बनाए कुछ महीना पहले। देखो ठीक से, हाँ, कुछ कन्फ्लिक्ट ना करे, तो इसलिए देखो एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग है वो कहाँ कहाँ काम करेगा? पूरा भारत में काम करेगा, बम्बई सिटी में भी काम करेगा, बट महाराष्ट्र और सेंट्रल प्रोविंस में काम नहीं करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र और सेंट्रल प्रोविंस में बीजी तिलक जी का इंडियन होम रूल लीग एक्टिव रहेगा, तो कन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए। समझ रहे हो ना? यानी कि पूरा भारत में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा? एनी बेसेंट का रहेगा, बट महाराष्ट्र में नहीं रहेगा, ना ही सेंट्रल प्रोविंस में रहेगा, बॉम्बे में रहेगा। फिर समझ, महाराष्ट्र बाकी, बॉम्बे छोड़ के बाकी जो महाराष्ट्र है, क्योंकि बॉम्बे पहले बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, विद्यार्थी लोग, प्रेसिडेंसी था वो, तो बॉम्बे में भी होगा एनी बेसेंट का होम रूल लीग, बट महाराष्ट्र और सेंट्रल प्रोविंस में नहीं होगा। देखो वही चीज़ नीचे लिखा गया है कि वो महाराष्ट्र में काम करेंगे, बट बम्बई सिटी में काम नहीं करेंगे, कर्नाटका में काम करेंगे, सेंट्रल प्रोविंस में काम करेंगे और बेरार में काम करेंगे। वहाँ काम करेंगे जहाँ पे एनी बेसेंट का होम रूल लीग नहीं होगा, यानी कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है दोनों के बीच में। बात समझे ना? इसके 200 ब्रांचेस थे। एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग है उसका 200 ब्रांचेस थे, मगर ऑर्गेनाइजेशन कहोगे तो बहुत ही लूज ऑर्गेनाइजेशन था, उतना कड़क ऑर्गेनाइजेशन, उतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जितना बीजी तिलक का ऑर्गेनाइजेशन था। बीजी तिलक का ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छा, उसमें भले ही 6 ब्रांचेस हो, वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा, थोड़ा इससे ज़्यादा बेटर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी बेसेंट, देखो एनी बेसेंट क्या लिखी? कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, ये लिखती थी पेपर। और बीजी तिलक क्या लिखते थे? केसरी और मराठा, जान ही रहे हो तुम लोग, तो कैरी कर रहे हैं अपना अभी भी लेटर, और यहाँ से अपने राइटिंग से मैसेज पहुँचा रहे हैं लोगों को कि होम रूल मूवमेंट शुरू हो चुका है, आप आइए ज्वाइन करिए। तो समझ लो, होम रूल मूवमेंट यानी कि हमको घर को रूल करना है, इस तरह का मूवमेंट, होम रूल, मगर डोमिनेंट स्टेटस सही है, ब्रिटिश एम्पायर रहेगा ऊपर। समझ गए विद्यार्थी लोग? आगे देखो बच्चे लोग, अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, तो एनी बेसेंट सितंबर 1916 में स्टार्ट की, बीजी तिलक ने स्टार्ट किया। रशियन रेवोल्यूशन हो चुका है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, वहाँ का इंटरनेशनल हैपनिंग भारत में असर पड़ेगा ना? हाँ, तो एक एडवांटेज हुआ स्टूडेंट। अब दोनों ही आगे, दोनों ही ग्रुप साथ में आ गए, इसी ग्रुप को कहते हैं ऑल इंडिया होम रूल लीग। जब दोनों कंबाइन हो गए, पहले सेपरेट बनाए अपना, बाद में आके कंबाइन हो गए, ठीक है। और इसमें देखो सभी लोग आगे, देखो बीजी तिलक, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, सब एक साथ आ गए, ऑल इंडिया होम रूल लीग बना। और डिमांड क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि इनका भी डिमांड यही था, इनका भी डिमांड यही था। जब कंबाइन हुआ था डिमांड भी सेम ही रहेगा। ये 1917 में हुआ, 16 में अलग अलग बना, 1917 में फिर कंबाइन हो गया। आ रहा है समझ में ना स्टूडेंट? ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है? देखो ऑब्जेक्टिव क्या था कि सेल्फ गवर्नमेंट बनाना है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए इंडियंस को। देखो इसका प्रभाव पड़ा है विद्यार्थी लोग, 1919 में मोंटागू चेल फॉर रिफॉर्म्स होगा, और ये बात है 1917 का, तो असर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कंट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत कंट्रीब्यूशन है इधर भी। एक इस तरह का एजुटेशन तैयार करना ताकि पॉलिटिकल एजुकेशन और डिस्कशन प्रमोट किया जा सके होम रूल के बारे में। कॉन्फिडेंस, इंडियंस का कॉन्फिडेंस भरना, ठीक है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ नहीं है जी, बी कॉन्फिडेंट। पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिवाइव करना, क्योंकि बहुत दिन से थम सा गया है, स्टैग्नेट हो गया, उसको फिर से वापस लाना। अल्टरनेटिव मूवमेंट के रूप में काम करना, वही चीज़ है जो इतना ब्रेक लग गया, इनर्शिया लग गया है, जो थम सा गया, उसको फिर से रीस्टार्ट करना। कंट्रीब्यूशन देखो, हाँ कंट्रीब्यूशन क्या है कि होम रूल, जैसे स्वराज फेमस हुआ ना, अब होम रूल वाला कॉन्सेप्ट फेमस होगा, पॉपुलराइज होना शुरू हो गया। और जो कांग्रेस पार्टी जो गर्त में था, जो गिरने वाला था, जो दम तोड़ने वाला था, उसको फिर से रिवाइव करवा दिया होम रूल ने। लगभग कांग्रेस तो गिरने के कगार पे ही था, फिर से रिवाइवल हुआ। हाँ समझे? और हाँ, थैंक्स टू एनी बेसेंट एंड बीजी तिलक, कि जिसकी वजह से लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में, तभी ना, हालांकि कलकत्ता सेशन में ही दोनों आ गए थे, मगर लखनऊ पैक्ट में बहुत अच्छे समझौता हुआ एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में। अब एक्सट्रीमिस्ट पूरी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म आ गया, हालांकि ये स्टार्ट 15 में ही हो गया था। ये समझौता जो किए एनी बेसेंट ही लोग किए ना, तो जो कॉन्फिडेंस लूज हो गया था जनरेशन के अंदर, वो फिर से कॉन्फिडेंस बढ़े हैं। देखो मोंटागू का डिक्लेरेशन 1917 का, अगस्त डिक्लेरेशन जो कहते हैं,
और वही डिक्लेरेशन बेस फिर मोंटागू चेम्स फॉर रिफॉर्म्स भी आया है, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। पहली बार देखो फर्स्ट टाइम ये जो आइडिया ऑफ स्वराज है, जर्नल, डिस्कशन ग्रुप, लेक्चर टूर, मास स्केल पैम्पलेट, इससे फैलना शुरू हो गया स्वराज। आखिर क्या है, होम रूल मूवमेंट का मतलब ही स्वराज ही नहीं जी। तो ये कॉन्सेप्ट और फैलने लगा, और फिर जब गांधी जी आते हैं तो गांधी जी इस चीज़ को और चैनलाइज करें। गांधी जी आ चुके हैं, बस गांधी जी को पॉलिटिक्स में आना है। कि गांधी जी आए तो गांधी जी तो एक्टिव पॉलिटिक्स तो ज्वाइन नहीं किए। ये समय 1917 का है, समझ रहे हो बच्चे लोग, ये 1917 का है। गांधी जी 1915 में आ चुके हैं। गांधी जी अभी भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब देख रहे हैं। प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, गांधी जी अपने हिसाब से चैनलाइज करेंगे। फिर यहाँ पे देखो, अच्छा वही बात है, बहुत सारे लोग अपोज भी करेंगे होम रूल मूवमेंट को, और बहुत सारे लोग प्रोपोनेंट्स भी होंगे, ज्वाइन भी करेंगे। एग्जाम्पल देखो, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू क्या है, फादर हैं जवाहरलाल नेहरू के, बहुत बड़े बैरिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू तो लॉयर है ही, मोतीलाल नेहरू भी बहुत बड़े बैरिस्टर थे। कहा जाता है इनके बारे में इतना लॉ जानते थे ये कि ब्रिटिश का लूप होल्स तुरंत निकाल देते थे, और ब्रिटिश को बार बार बदलना पड़ता था इनके वजह से। बहुत ही समझदार व्यक्ति थे वो मोतीलाल नेहरू। इन्होंने ही बाद में नेहरू रिपोर्ट भी बनाया है विद्यार्थी लोग। सैमन कमीशन जब बोले कि हमको स्वीकार नहीं करना है, तो ये लोग चैलेंज किया हमको, लॉर्ड इरविन था उस समय। हमने बना दिया नेहरू रिपोर्ट। ये अलग बात है कि लागू नहीं हुआ नेहरू रिपोर्ट, मगर हम ये दमखम दिखा दिए कि इंडियंस भी बना सकता है संविधान, समझे। हाँ, वल्लभ भाई देसाई, पढ़ोगे इनके बारे में, बहुत मज़ेदार पर्सनालिटी है। CR दास आया समझ में, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना भी प्रोपोनेंट्स थे। तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले का जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी था, सभी लोग इसके प्रोपोनेंट्स थे। मैनी ऑफ द मॉडरेट्स कांग्रेसमैन। देखो अब जो मॉडरेट्स लोग हैं उनका भी दिमाग खुला है, समझे। उन्होंने भी वही कांग्रेस ऑल्सो ज्वाइन, यानी कि जिसको ठगा है ना पहले ब्रिटिश ने लॉलीपॉप देख के, इन लोगों को भी लगा कि ब्रिटिश यही सब करेगा, चलो ठीक है होम रूल मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया जाए। मॉडरेट्स वाले भी लोग। अपोनेंट देखो एंग्लो इंडियन जो ब्रिटिश वाले हैं, वो सपोर्ट नहीं करेगा कभी भी। मुस्लिम सपोर्ट नहीं करे। मुस्लिम क्यों सपोर्ट करेगा इसको? अब मुस्लिम जाने हो, मुस्लिम वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहा है ब्रिटिश। और जो नॉन ब्राह्मण्स थे साउथ इंडिया में, वो भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इन लोगों को लगता था कांग्रेस क्या है, हिंदू का वो है, ब्राह्मण का पार्टी है। तो यदि कांग्रेस का कोई भी डिमांड पूरा हो जाएगा तो ब्राह्मण ही जीतेगा, और नीचे का जो तबका है उसका कुछ होने जा नहीं रहा है, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए जितने भी बाकी कास्ट के थे, ब्राह्मण छोड़ के नॉन ब्राह्मण्स लोग साउथ इंडिया से, वो ज्वाइन नहीं किए इसको। दे डिड नॉट ज्वाइन, क्योंकि उनको लगा कि होम रूल का मतलब क्या, कि यदि होम रूल होता है तो हिंदू रूल करेगा, हिंदू मेजोरिटी में है, समझे ना, हिंदू मेजोरिटी में है। इसलिए हिंदू मेजोरिटी का मतलब क्या, हाई कास्ट का रहेगा। अभी पॉलिटिक्स में हाई कास्ट का ज़्यादा रोल है कि नहीं, बताओ। तो अभी कैबिनेट जाके तुम देखो, चेक करो, पता चल जाएगा कितना राजपूत है, कितना क्या है। तो जो नीचे वर्ग होते वो हमेशा परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि पावर शेयरिंग होना चाहिए ना। ये लोग कहते हैं कि चलो हिंदू राष्ट्र बनेगा, कांग्रेस का मतलब हिंदू, और हिंदू में भी अलाइट, और मुस्लिम तो ऐसे भी नहीं ज्वाइन करने वाला है इसको। तो ऐसा नहीं कि सभी हिंदू ने सपोर्ट किया है, जो ब्राह्मण छोड़ के नीचे वाले हिंदू है साउथ इंडिया का, उसने सपोर्ट नहीं किया इसको, होम रूलिंग को। और जानते हो एनी बेसन ने इंडियन रिलीजियस के ऊपर बहुत सारा चीज़ लिखा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी को कैरी किया उन्होंने। तो आगे देखो, इसमें समझो स्टूडेंट, स्पेशली इन मद्रास। बताओ मद्रास में क्या हुआ जब होम रूल मूवमेंट चल पड़ा, तो मद्रास में क्या हुआ, मद्रास नीचे वाला गवर्नमेंट ने ब्रूचुअली सप्रेस कर दिया इस मूवमेंट को, पूरा तोड़ दिया इस मूवमेंट को। विद्यार्थी लोग को बताओ पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड नहीं करने दिया गया। बीजी तिलक के अंदर, बीजी तिलक के अगेंस्ट केस हो गया। इनको कहा गया कि पंजाब और दिल्ली इनको घुसना नहीं है, एक्साइल कर दिया गया कि यहाँ नहीं जाना है, आप जाओगे तो फिर अरेस्ट वारंट। एनी बेसेंट, देखो मज़ेदार चीज़ तो एनी बेसेंट का हुआ है। एनी बेसेंट और उसके एसोसिएट जैसे PV वाडिया हो गए, जॉर्ज अरेंडले हो गए, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, वही डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो कि जब ब्रिटिश जब पार्टिसिपेट किया फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो इंडिया में पॉलिटिकल मूवमेंट को रोकने के लिए जो लाया था एक्ट, यही बाद में जाकर रौलत एक्ट बन जाएगा, समझे। वही नो वकील नो दलील। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ला के बताओ, एनी बेसेंट को भी नहीं छोड़ा, उसके एसोसिएट को भी पकड़ के जेल में डाल दिया।
अब ये चीज़ को करने के लिए, दिखाने के लिए, अपोज करने के लिए एनी बेसेंट ने क्या किया, रेड एंड ग्रीन फ्लैग भी गार्डन में उन्होंने फ्लैग किया है, मतलब दिखाया है कि कोई बात नहीं, अरेस्ट के लिए क्या दिक्कत है, मूवमेंट कैरी रहेगा, आई विल स्टिल फाइट। एनी बेसेंट भी बहुत बड़ा नाम है स्टूडेंट। देखो कहाँ आयरलैंड की है, कहाँ इंडिया के लिए कर रही है इतना। हमें तो हमेशा वो होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए एनी बेसेंट को लेके। कहाँ आयरलैंड की लेडी है, इंडिया में इतना मेहनत कर रही है इंडिया के लिए। तो अब देखो एनी बेसेंट का जो चीज़ है ना, वो अपने आप में खास चीज़ है, पता है। अब देखो मैं बताऊंगा तुम लोग को, मज़ा आ जाएगा। एनी बेसेंट को बचाने के लिए वहाँ जो यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो आ गया था, वो धमका दिया गया छोड़ो उसको, जेल से हटाओ उसको, नहीं तो हम देख लेंगे तुमको बढ़िया उससे। रोकना पड़ा, हटाना पड़ा, एसओएस को इंटरफेयर करना पड़ा। एनी बेसेंट पूरा वर्ल्ड फेमस है ना। एनी बेसेंट को कैसे जेल में डाल सकते हो यार। एनी बेसेंट एक बहुत बड़ा एम्बेसडर है, और यहाँ पे जो तुम बहुत बड़ा उधर से प्रेशर क्रिएट हुआ, फिर एनी बेसेंट को हटाना पड़ा, बट शर्त में कि आप तुम होम रूल मूवमेंट नहीं चलाओगे, तो होम रूल मूवमेंट भी डाई हो जाएगा। अब फिर बीजी तिलक को भी रोक दिया गया पंजाब और दिल्ली से, और उनको एक केस लड़ने के लिए लंदन जाना था, वही वैलेंटाइन चिरोल का, तो वो भी चले गए। तो आपका जो होम रूल मूवमेंट है क्या हो गया, लीडरलेस हो गया, ख़त्म हो जाएगा वो। कोई बात नहीं, गांधी जी आएंगे, गांधी जी फिर चलनाइज करेंगे। तो हाँ देख रहे हो, जब मूवमेंट कम हो रहा है तो फिर कोई दूसरा लीडर आके उस मूवमेंट को आगे ले जा रहा है। हाँ अब अब यहाँ से गांधी जी लीड करेंगे, सिंगल हैंडेडली गांधी जी ले जाएंगे 1947 तक, मेन रहेंगे बाइंडिंग फोर्स। हालांकि सबका रोल है, मान जो कहते नहीं, एक व्यक्ति जिसने एक लंबा संघर्ष किया है इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो गांधी जी है। तुम एरा देखो गांधी जी का, 1915 से लेकर तुमको 1947 तक गांधी जी नजर आएंगे। ठीक है, 1915 में भी गांधी जी बैठे नहीं हैं, घूम ही रहे हैं। चंपारण का हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में गांधी जी के बारे में ही आई थिंक पढ़ना होगा तुम लोग को। यहाँ पे देखो तो मास प्रोटेस्ट देखो कब हुआ, ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। जैसे एनी बेसेंट को पकड़ लिया गया ना, हाँ बीजी तिलक को पकड़ लिया गया, तो देखो सर ये सुब्रमण्यम जो अय्यर थे, ये बहुत बड़े जज थे, मतलब लॉयर्स थे, इन्होंने अपना नाइटहुड, जो इनको खिताब मिला था नाइटहुड, उसको लौटा दिया। देखो नाइटहुड रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी लौटा दिया था जब जलियांवाला मासाकार हुआ था तब। ये टाइटल है, उपाधि है, ये लौटा दिया ब्रिटिश को। तिलक ने कहा कि नहीं, पैसिव रेजिस्टेंस अभी भी जारी होना चाहिए। और हाँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट विल्सन वुड्रो थे, उन्होंने क्या बोला कि जल्दी रिलीज करो एनी बेसेंट को। इंटरनेशनल प्रेशर, अब यूनाइटेड स्टेट्स है जी, यूनाइटेड स्टेट्स का पार्टिसिपेशन है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार में, वो बाद में एंट्री किया है, और उसी में समझ में आ गया कि यूनाइटेड स्टेट्स अब क्या है। यूएस से एक दिख गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के लास्ट में दिख गया था कि यूएस से बहुत भयानक कंट्री है, समझ रहे हो ना। और सेकेंड वर्ल्ड वार में तो बाबू यूएसए ही यूएसए था, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी जो बनाया, और हिरोशिमा नागासाकी में जो बम फोड़ के जो शांत किया है जापान को, तो उसके बाद तो यूएसए ही है। और उसके बाद क्या हुआ, रसिया जब टूटा, रसिया इधर जो यूएसए सारा टूटा ना, ब्रेकडाउन हुआ ना, उसके बाद क्या है 20-25 साल तक यूएस पूरा दुनिया का तकदीर लिखा है। अभी देखो, अभी फिर सिचुएशन चेंज हो गया, अभी चाइना और यूएस, चाइना भी बहुत आगे निकल गया। यहाँ देखो मंटागू, देखो मंटागू ने क्या दिया, मंटागू देखो स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि ये गलत है, एनी बेसेंट को मत पकड़ो, ठीक है ना। देखो क्या लिखा गया, कोट टू कोट पढ़ते हैं। शिवा कट हिज वाइफ इनटू 52 पीसेस only to discover that he had 52 wives. This is what happens to the government of India when it यानी कि बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। दूसरे शब्द में कहा, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, कहा है उसको पकड़ कर रख लियो अंदर। ये तो ऐसी पैसा है कि शिव जी ने जो कट कर दिया था 52 अपने वाइफ्स को, इतना बड़ा जो ब्लंडर हुआ था उस समय, उस सेम ब्लंडर हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे एनी बेसेंट को गिरफ्तार करके रख सकता है। एसओएस बोल रहा है। एसओएस क्या है, वाइसरॉय का ऊपर वाला पोजीशन है, डायरेक्ट असर पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, छोड़ दिया जाएगा। देखो एनी बेसेंट को तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा सितंबर 1917 में। यानी कि वो एक प्रभाव बोल रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और उधर इंटरनेशनल प्रेशर, समझ जाओ। हाँ मैं वही बात है, एनी बेसेंट को शर्त पे किया गया, एनी बेसेंट ने ड्रॉप कर दिया लीक को, बट तिलक ने नहीं किया। मत तिलक को फिर बाद में करना पड़ा, क्योंकि तिलक को फिर जाना था लंदन, क्योंकि वो भी तो लॉयर थे तिलक। आगे देखो, हाँ मंटागू जिन्होंने इस तरह का डिक्लेरेशन दिया, मतलब इस तरह का बात कहा है कि एनी बेसेंट को छोड़ देना चाहिए, इन्होंने कुछ बोला भी था, ये पहले भी पढ़ चुके हो, इसी को कहते हैं अगस्त डिक्लेरेशन। बट इन्होंने क्या बोला
कि प्रोग्रेसिव रिलायसन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी कि भारत में हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। डोंट वरी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या, वो गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल रहे लेजिस्लेचर को लेकर, इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अभी जो मोदी जी का सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है कि नहीं? कुछ भी करेंगे तो जाकर पार्लियामेंट में उनको स्पीच देना पड़ेगा ना, और यदि वो सही नहीं दे पाएंगे, यदि कोई गलत हो जाएगा, कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लगेगा, सरकार गिर भी सकता है। तो ऐसे सरकार को कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो मोंटागू ने अगस्त डिक्लेरेशन में, यानी कि मोंटागू ने जब बोला वो अगस्त है, इसलिए अगस्त डिक्लेरेशन, तो अगस्त डिक्लेरेशन में मोंटागू ने ये कहा है कि यस, हम भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की ओर हम बढ़ेंगे। हाँ, मगर ये कि टाइम लाइन नहीं दिया है, फिर ठग लिया। एक होना चाहिए था ना, 5 साल में बना देंगे, 10 साल में बना देंगे, 15 साल में, टाइम फ्रेम नहीं दिया। इस चीज़ को लेकर गुस्सा हो गए फिर नेशनलिस्ट सब कि अच्छी बात है कि आप ये बोल रहे हो कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाओगे, मैं कब बनाओगे, टाइम लाइन क्या है, ये चीज़ आगे देखो। तो इम्प्लीकेशन देखो, बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ा है। जब मोंटागू डिक्लेरेशन हुआ, अगस्त डिक्लेरेशन हुआ, उसका प्रभाव देखो। अब से देखो, यदि कोई नेशनलिस्ट स्वराज का मांग कर रहे हैं, होम रूल का मांग कर रहे हैं, सेल्फ गवर्नमेंट का मांग कर रहे हैं, तो अब से इसको सेडिशियस नहीं कहा जा सकता है। पहले क्या था कि यदि वंदे मातरम भी गाते थे, यदि आप स्वराज का भी बात करते थे, वो सेडिशियस माना जाता था, यानी कि देशद्रोह माना जाता था, और देशद्रोह मुकदमा में उसको जेल में डाल दिया जाता था। अब नहीं डाला जाएगा, अब आपका राइट है, आप स्वराज बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा रिफॉर्म्स आया ना स्टूडेंट। तो कह सकते हैं कि अगस्त डिक्लेरेशन ने बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंडियंस को दिया है कि यस, यू कैन डिमांड फॉर द स्वराज, इट्स ओके, आप बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का टर्मिनोलॉजी आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जितने भी रूलर्स जो एकदम रूलर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, अब इसको भी आंसरेबल बनना होगा, समझे ना। हाँ, वे नाउ आंसरेबल टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो एंड नॉट ओनली। पहले क्या था कि जो लंदन में जो गवर्नमेंट है उसी को लेकर रिस्पॉन्सिबल था, अब ऐसा नहीं, आपको भारत में जो है, भारत में जो लेजिस्लेचर है वहाँ पे भी आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना होगा, यानी कि केवल लंदन से नहीं चलेगा। पहले क्या था, लंदन ही पूरा कंट्रोल कर रहा था, कुछ भी करेगा जाकर लंदन में बोलेगा तो हम ये किए हैं। नो, आप एग्जीक्यूटिव कोई भी डिसीजन लेगा तो लेजिस्लेचर आपसे वो उसको अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, समझ गए स्टूडेंट। हाउएवर, तुमको क्या लगता है ब्रिटिश इतना आसानी से कर देगा? नो, ब्रिटिश हैड नो इंटेंशन ऑफ हैंडिंग पावर टू इलेक्टेड लेजिस्लेचर विद एन इंडियन मेजोरिटी। ब्रिटिश का था ही नहीं, इसको वो इंडियंस को देने का बात ही नहीं था। इन ऑर्डर टू डैट एग्जीक्यूटिव बी मेड रिस्पॉन्सिबल इन सम मेजर्स टू बी इलेक्टेड असेंबली, द कॉन्सेप्ट डायरेक्टली पॉसिबल। अब बताओ, उल्टा डायरेक्टी वाला लेके आएगा। डायरेक्टी जान रहे हो ना, जो प्रोविंस लेवल में बनाया गया था, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, और उसमें कितना बड़ा प्रॉब्लम था। बाद में इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि साइमन कमीशन को बोलना पड़ा भाई हटाओ इसको, डायरेक्ट को। तो देख रहे हो ना, यानी कि भले ही बोल दिया हो, मगर टू लेवल पे जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहिए था एग्जीक्यूटिव का, हुआ नहीं है। नीचे बताओ, ट्रांसफर और रिजर्व सब ला के भी प्रॉब्लम क्रिएट किया। यहाँ पे देखो, तो इसलिए देखो इंडियन लीडर्स ने ऑब्जेक्ट किया, ऐसा नहीं कि मोंटागू जो स्टेटमेंट था वही अगस्त डिक्लेरेशन, उसको 2 ग्राउंड पे हमारे इंडियन लीडर सब अपोज किए हैं। पहला देखो, टाइम क्यों नहीं दिए, आप बोले कि प्रोग्रेसिव रिलायसन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा भारत में, टाइम कितना है, 5 साल में होगा कि 10 साल में होगा कि 15 साल में होगा, टाइम तो दिए ही नहीं आप, समझे ना। हाँ, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का टाइमिंग नहीं दिया गया, सबसे बड़ा फर्स्ट प्रॉब्लम। और दूसरी बात है कि ब्रिटिश वुड डिसाइड व्हाट, बताओ ब्रिटिश डिसाइड करेगा क्या चीज़ सही है भारत के लिए और क्या चीज़ है, क्या चीज़ गलत है भारत के लिए। ब्रिटिश कौन होता है डिसाइड करने वाला? ब्रिटिश डिसाइड करेगा, बताओ। अब ब्रिटिश ने जो डिसाइड किया है डायरेक्टली को लेकर, तो वो भी तो छुपा नहीं है, तो ये चीज़ को लेकर खुश नहीं है लोग सब। एनिवेशन ने देखो ये डिक्लेरेशन को क्रिटिसाइज किया है, बोला अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट। बताओ क्या दे रहे हैं, ये सनलेस डाउन है, सुबह है जहाँ पे सन उगा नहीं है। एक होता है सन मतलब होप, सन खत्म है और इस तरह का सुबह है, सुबह भी है सन भी नहीं है। इसका मतलब कि कुछ दे भी रहे हो और उसमें कुछ मिल नहीं रहा है, इस तरह का चीज़। तो बीजी तिलक ने भी बोला, और बीजी तिलक ने ही सनलेस डाउन बोला, और एनिवेशन ने क्या बोला, अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट। तो समझ रहे हो ना, वो लॉलीपॉप ही था ये। मगर जो भी हो, बात तो यही होता है, जो भी हो कम से कम ये तो बात रख दिया गया इसमें कि स्वराज आप बोल सकते हो, अब वो सेडिशियस एक्ट नहीं माना जाएगा।
और बिल्कुल अब आएगा रिफॉर्म्स, डोंट वरी, रिफॉर्म्स आएगा। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, भले उसमें डायरेक्टली एक खराब है, बाकी तो हम देखते हैं कि अब इंडियंस लोग अच्छा खासा जाने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहुंचेंगे लोग सब, लेजिस्लेटिव में भी बढ़ेगा, इनलार्ज होगा, हुआ है। हाँ, अब होम रूल मूवमेंट देखो, आखिर ये एजिटेशन इतना सुंदर चल रहा था 1919 में कैसे ख़त्म हो गया? तो मेन तो 2 रीजन तो जान ही रहे हो, एक तो उनके अरेस्ट की वजह से एनी बेसेंट, फिर उनको रिहा किया गया तो वो छोड़ दी, उसके बाद क्या है, तिलक जी चले गए बाहर, कोई इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा, कॉमनल राइट्स तो हो गया था यार, हिंदू मुस्लिम वाला चीज़ हो गया था 1917-18 में। मंटागू का जो ये डिक्लेरेशन था अगस्त का, जिसके वजह से वही बात है, जो मॉडरेट्स टाइप के लोग सब थे वो सब खुश हो गए कि ठीक है ये देगा हमें, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने जा रहा है हमें, ठीक है ना। उसके बाद देखो एनी बेसेंट भी, वो भी लीड नहीं कर पाई, तिलक जी को भी जाना पड़ा इंग्लैंड में, तो मूवमेंट क्या है, लीडरलेस हो गया स्टूडेंट। और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों ही लखनऊ पैक्ट में आ गए थे, मगर उसके बावजूद भी आइडियोलॉजी और मैथोलॉजी में डिफरेंसेस तो हमेशा बना रहेगा। तो इसलिए कह सकते हो कि होम रूल मूवमेंट किस तरह चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, किस ऑब्जेक्टिव के साथ चलना चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस वो चीज़ को ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी भी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में दोनों में डिफरेंसेस है आइडियोलॉजी में। यदि मान लो कि डिफरेंसेस नहीं रहता तो उसको चलाना आसान होता, बात समझ रहे हो, क्योंकि अभी भी रहेगा, वो मेन रहेगा ही। हाँ, अब देखो गांधी जी, यही जो है तुम्हारा ऑल इंडिया होम लीग ने महात्मा गांधी जी को प्रेसिडेंट के रूप में घोषित किया था 1920 में, यही ऑल इंडिया होम रूल। उसके बाद यही ऑल इंडिया होम रूल लीग पता है ना तुम लोग को, जो दोनों को ज्वाइन किए थे तब। तो अब से देखो बच्चे लोग, अब से ये ऑल इंडिया होम रूल लीग ने नाम चेंज कर लिया, इसका नाम क्या हो गया, स्वराज सभा। वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का ये सवाल है, यूपीएससी का सवाल ये था कि स्वराज सभा किसने फॉर्म किया। अब कंफ्यूज कर जाओगे, गांधी जी। तो देखो गांधी जी इस मूवमेंट से भी रिलेटेड है ना, इनको 1920 में प्रेसिडेंट बनाया गया, फिर उनका नाम चेंज हो गया। बाद में देखो यही स्वराज सभा फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गया, जब देखे कि इफेक्टिव नहीं है उसको मर्ज कर दो उधर। और यही टाइम है, इसी के आसपास टाइम में जानते हो कि एनसीएम चलेगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एनसीएम कौन चलाएगा, कांग्रेस ही चलाएगा। गांधी जी आएंगे तो कहीं ना कहीं गांधी जी एक बहुत अच्छा लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और बहुत सारे नेता लीडर सब क्रिएट होंगे अब इस सिस्टम में। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि होम रूल जो लीग है कहीं ना कहीं एक डार्क टनल में एक लाइट है, जहाँ चारों तरफ अंधेरा था उसमें एक लाइट के रूप में आया, तो होम रूल मूवमेंट आया है। ये बात सही है, उचित है बोलना, क्योंकि वो स्थिति क्या था, पॉलिटिकल वैक्यूम था उस समय। यदि उस समय होम रूल लीग मूवमेंट नहीं चलता स्टूडेंट, तो कितना समझ रहे हो ना, ब्रिटिश के ऊपर कोई प्रेशर ही क्रिएट नहीं होता। देखो यहाँ पे 1909 से लेकर 1915 का जो समय था वो नेशनल मूवमेंट का सबसे लोएस्ट पॉइंट था, और एक तरह से पॉलिटिकल वैक्यूम था, लीडर नहीं थे वहाँ पे, आइडियोलॉजी का कमी था, कांग्रेस डायरेक्शनलेस हो गए थे, मूवमेंट अपने पूरा लॉस्ट हो चुका था। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में होम रूल लीग मूवमेंट आ जाना ये बड़ी बात है, समझे ना। और जो लोग समझे ना, जो लोग अपने अपने काम में बिजी थे, जो लोग त्रासदी में थे, जो लोग इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉब्लम में थे, उसको भी जोड़ने में काम किया है, मुद्दा उठाने में काम किया है ना। देखो यहाँ पे मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, रेवोल्यूशनरी सबको ज्वाइन किया है कहीं ना कहीं, समझे ना। अब जो एक्सट्रीमिस्ट का जो मास मूवमेंट था, बट कंटिन्यू देयर आइडिया ऑफ पैसिव, देखो मास मूवमेंट तो उतना नहीं कर पाए HRL ने, बट जो पैसिव रेजिस्टेंस वाला जो चीज़ है वो होम रूल लीग मूवमेंट ने कहीं ना कहीं कैरी किया है। हाँ देखो बैलेंस किया है बच्चे लोग, देखो दोनों बैलेंस, ना ही मॉडरेट्स का काम किया है ना ही एक्सट्रीमिस्ट का काम हुआ है, दोनों का बैलेंस हुआ। जैसे देखो एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते थे कि मास स्ट्रगल होना चाहिए, तो इन्होंने मास स्ट्रगल नहीं किया, बट एक्सट्रीमिस्ट का पैसिव रेजिस्टेंस वाला चीज़ को लेके गए आगे, देख रहे हो। दूसरा क्या है कि ये मेंडिकेंसी नहीं करेंगे मॉडरेट्स की तरह, बट पैट्रोटिज्म पे बिलीव करेंगे, यानी कि बेगिंग नहीं करेंगे रिफॉर्म्स के लिए, अपना संघर्ष करते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का बीच का बहुत सारा चीज़ को ये लेके चले हैं, कुछ चीज़ इसका अच्छा हुआ तो वो ले लिए, कुछ चीज़ इसका अच्छा हुआ तो वो ले लिए, ऐसा कुछ। और कहीं ना कहीं इंडियंस का कॉन्फिडेंस को इन्होंने रीगेन करवाया है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बोले हैं कि बढ़ाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश लोग को, इंडियंस को शामिल ज़्यादा करना चाहिए,
मेंटेन द प्रिंसिपल ऑफ कांग्रेस। समझ गए? तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो मूवमेंट खत्म हो चुका था, जो गर्त में था कांग्रेस पार्टी, उसको रिवाइव करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो होम रूल मूवमेंट का ही है। इसलिए कह सकते हो ना कि कहाँ डार्क टनल था, उसमें एक लाइट की तरह काम किया है। आगे देखो कुछ सवाल ही है, ये समझ गए बच्चे लोग? ये वाला हाँ 1916-17, इसमें देखो ये वाला बिल्कुल लखनऊ सेशन, हम बोले थे ना लखनऊ पैक्ट, उसमें एक्चुअल में क्या हुआ था लखनऊ सेशन में? देखो लखनऊ सेशन जब हुआ तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो अंबिका चरण मजुमदार थे। और इसमें दो चीज़ हुआ था स्टूडेंट, कि जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो दूर जा चुके थे सूरत स्प्लिट में 1907 में, वो दोनों ही आए। मगर इतना ही नहीं हुआ, यानी कि कांग्रेस तो बना ही बना, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट साथ में आया ही आया, प्लस कांग्रेस और मुस्लिम भी एक साथ आए। कोई कि मुस्लिम कैसे आ गया? मुस्लिम तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो 1906 में बना है, वो तो ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से ब्रिटिश उसको यूज़ कर रहा है। मगर उसके बावजूद भी देखो कांग्रेस, देखो ये लखनऊ सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स साथ में आए हैं, मुस्लिम भी बच्चे लोग, मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस के बीच में भी वो हुआ है, ट्रीटी हुआ है, पैक्ट हुआ है। तो देखो सवाल यही उठता है कि आखिर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का रीयूनियन क्यों हुआ? वही बात है, ओल्ड कंट्रोवर्सी का कोई लेना देना नहीं रहा, क्योंकि ओल्ड कंट्रोवर्सी की वजह से इतना पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया था। नंबर वन, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को दोनों को रियलाइज़ हुआ कि स्प्लिट की वजह से बर्बादी ही हुआ है। एनी बेसेंट और तिलक ने अपना जान झोंक दिया कि किस तरह रीयूनियन हो जाए। और उसके बाद देखो जो मॉडरेट्स में जो स्टिफ लोग थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले होंगे, फिरोज शाह मेहता हो गए, उनका डेथ हो चुका है। तो ये लोग स्टिफ लोग थे, समझे बच्चे लोग? ये लोग अपने बात को अड़े रहते थे, अपने बात को लेके। तो इनका जब डेथ हो गया तो अब अपोजिशन नहीं होगा एक्सट्रीमिस्ट को लेके, तो एक्सट्रीमिस्ट फिर से कांग्रेस में आ गए। आना जरूरी था कि नहीं था बताओ? हाँ, मगर सवाल तुम्हारे मन में ये होना चाहिए कि कांग्रेस और मुस्लिम कैसे साथ में आ गया, मुस्लिम लीग कैसे आ गया साथ में? क्योंकि ये दो आना बड़ी बात नहीं है, ये तो पहले भी प्लेटफॉर्म में काम कर ही रहे थे। मगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने कैसे पैक्ट किया, ये सवाल है। देखो अब समझो, इसमें भी बहुत राजनीति है। उस समय देखो मुस्लिम लीग कहीं नहीं था बाबू, मुस्लिम लीग केवल बना था। मुस्लिम लीग तो बाद में देखो इलेक्शन में 1937 के इलेक्शन के बाद तुमको मुस्लिम लीग दिखेगा रियल में। अभी मुस्लिम लीग कहीं नहीं, कहीं कोई सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ पैक्ट साइन किया है। समझे क्यों किया है? तो बात समझो यहाँ पर। नंबर वन, ए प्रपोजल टू ग्रांट ए फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ सीट इन द लेजिस्लेचर एट ऑल इंडिया एंड प्रोविंशियल लेवल, यानी कि प्रोविंशियल लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो तो मुसलमान को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ओके कर दिया कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस को लगा कि मुस्लिम को भी लेके चलना चाहिए, क्योंकि कॉमन एनिमी तो ब्रिटिश ही है। नंबर वन, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो बात था ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहले ही, उसको भी ओके कर दिया कांग्रेस ने। अब देखो कांग्रेस जितना भी ओके कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। सुनो इधर देखो, इसका मतलब अब स्वीकार कर रहे को मुसलमान को मिलना चाहिए, अब स्वीकार कर रहे को मुसलमान को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं जो कम्युनलिज्म का जो सीड है वो और बोया जा रहा है, वो भी लीगलाइज फॉर्म में, लीगली फॉर्म में। एक तरह से कहोगे ब्लंडर हो रहा है ये। तीसरा देखो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल होगा। इसमें कहा गया कि वही सेल्फ गवर्नमेंट पे काम करना, सेल्फ गवर्नमेंट इंडियंस के लिए सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज देना चाहिए, चाहे सेंट्रल लेवल हो चाहे प्रोविंशियल लेवल हो, एक्सपांड किया जाएगा। उसमें मुस्लिम को भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल 5 साल तक के लिए चलेगा। SOS का जो सैलरी होगा वो अब ब्रिटिश ट्रेजरी जाना चाहिए, इंडियन एक्सचेकर से नहीं जाना चाहिए, हम जानते हैं इस चीज़ को। और हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल होना चाहिए या प्रोविंशियल गवर्नर का होना चाहिए, उसमें इंडियंस होना चाहिए, उसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों रहेंगे। आ रहा है समझ में? चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है ना कैबिनेट, चाहे सेंट्रल लेवल का कैबिनेट हो चाहे स्टेट लेवल प्रोविंशियल लेवल का हो, उसमें कम से कम आधा लोग तो इंडियंस होना चाहिए। ताकि देखो इन लोगों को लगा कि दोनों जब तक साथ नहीं आएंगे तब तक डिमांड नहीं रख पाएंगे। और भी हुआ है, देखो यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल शॉर्ट कमिंग्स, वही तो बात है। कांग्रेस और मुस्लिम पैक्ट तो हुआ। अब देखो ये समझो कि सरोजिनी नायडू का फोटो है और मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो है। देखो आफ्टर दैट टाइम, देखो उस समय एक तरह से ये जो पैक्ट हुआ कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम यूनिटी का है, और इस पैक्ट को साइन करवाने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो मोहम्मद अली जिन्ना का है। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में एक समय में सरोजिनी नायडू ने कहा था
कि ये ब्रांड एम्बेसडर है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। मैं जानते हो कि बाद में क्या हो गया ये चीज़, बाद में सबसे बड़ा कम्युनल लीडर बन के उभरा है मोहम्मद अली जिन्ना, और यही मोहम्मद अली जिन्ना का जिद है जिसकी वजह से पाकिस्तान बना था। तो अब सोचो कि ऐसा क्या हुआ इतिहास में, ऐसा क्या सिचुएशन हुआ कि वही जो हीरो है वो बाद में विलन बन गया। परिस्थिति, सर्कमस्टेंसेस, समझ पा रहे हो ना। इनफैक्ट जान के हैरान हो जाओगे, पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट बहुत पहले ही आ चुका था। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने वो चीज़ देखा, बोला कि ए बच्चा, एक छोटा बच्चे ने लिखा था, कॉलेज का एक कोई स्टूडेंट ने लिखा था पाकिस्तान के बारे में, तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था कि बाबू तुम लोग का ये पढ़ने लिखने का उम्र है, इधर बुद्धि मत लगाओ, पढ़ो अच्छे से, ये सब चीज़ नहीं लिखते हैं। वो बाद में देखो वही पाकिस्तान बनाने में जीत अड़ गए फिर बाद में। इसका मतलब बीच में बहुत कुछ हुआ है ऐसा जिसकी वजह से माइंड चेंज हुआ मोहम्मद अली जिन्ना का, तो कि समझोगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। देखो तो क्या क्या इशू था दोनों इसको हिंदू मुस्लिम में, वही एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव रिलेशंस, सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके, टू कम्युनिटीज़ को लेके और सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर हर एक चीज़ बात हुआ। कांग्रेस और यही बात हुआ कि हाफ इंडियंस होने चाहिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, मुस्लिम के लिए भी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रोविंस लेवल में हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, मुस्लिम को भी अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। तो जब कांग्रेस ही खुद बोल दे रहा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, इसका मतलब आप लीगलाइज कर रहे हो उस चीज़ को कि मुस्लिम को ही वोट देगा। एक कंट्री में यदि इस तरह का सिस्टम रहेगा तो वो कंट्री एक नहीं रह सकता है, बात समझो ना। यदि अभी बोल दिया है कि मुसलमान केवल मुसलमान को ही वोट देगा, हिंदू केवल हिंदू को ही वोट देगा, तो कहीं ना कहीं आप हिंदू और मुस्लिम का और ज़्यादा बीज बो रहे हो और कहीं ना कहीं कम्युनल हेट्रेड क्रिएट कर रहे हो। वही सिस्टम है मुस्लिम। देखो तो व्हाट वर द शॉर्ट कमिंग्स, क्या शॉर्ट, वही देखो यही एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव रिलेशन। देखो दो हाफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव वॉज टू बी इलेक्ट। देखो बच्चे लोग, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ द डे। और लेजिस्लेचर का मतलब क्या, आमतौर पर भी क्या सब लेजिस्लेचर का ही मेंबर जाते हैं। अभी क्या होता है, अभी बताओ क्या होता है, चाहे लोकसभा में आए हो चाहे राज्यसभा में आए हो, वही मेंबर सब बनते हैं, एग्जीक्यूटिव चलाते हैं। तो नियम क्या कहता था, देखो कि कम आधा जो आदमी होना चाहिए एग्जीक्यूटिव का वो लेजिस्लेचर से चुन के जाना चाहिए। बट रियलिटी में हो क्या रहा था कि बट द एग्जीक्यूटिव एज अ होल वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो ठीक है, एग्जीक्यूटिव कभी रेस्पॉन्सिबल नहीं था लेजिस्लेचर को लेकर, यानी कि मोदी जी का जो टीम है वो पार्लियामेंट को लेकर लेजिस्लेचर नहीं है, तो वो अपने मन से कुछ भी कर लेगा। फिर रियल में ये होना चाहिए था, जब आधा चुन के जा रहा है, चलो आधा ऊपर से अपॉइंट करके आ रहा है, तो ये लोग को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहिए था पार्लियामेंट में, उस समय का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये नहीं हो रहा था, इसलिए कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक तो होना ही था। दूसरा सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर देखो, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल। बताओ सेपरेट इलेक्टोरेट स्वीकार कर लिया कांग्रेस ने इस पैक्ट में, क्या है इसका मतलब। अब मान के चल गए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही अलग पॉलिटिकल एंटिटीज़ है, ये हिंदू के लिए काम करेगा, ये मुसलमान के लिए काम करेगा, यही हुआ मैसेज। तो व्हाट इज इसका मतलब, आपने टू नेशन थ्योरी को वहीं जन्म दे दिया। एक तरह से कहोगे तो ब्लंडर हुआ है, समझा। टू कम्युनिटीज़ को लेकर देखो, वाइल द टू लीडर्स ऑफ द टू ग्रुप्स कम टुगेदर। जब इधर का भी ग्रुप, कांग्रेस का भी ग्रुप और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का भी ग्रुप साथ में आया है, तो कायदे से क्या होना चाहिए था कि दोनों कम्युनिटी भी साथ आना चाहिए था, हिंदू मुस्लिम। ऐसा रियलिटी में नहीं हो पाया। देखो एफर्ट्स टू ब्रिंग टुगेदर मासेस फ्रॉम टू कम्युनिटीज वेर नॉट कंसिडर्ड, यानी कि खाली लीडर्स ही आ रहा है, कम्युनिटी को भी आना चाहिए था, मन नहीं आया। तो समझ रहे हो ना, जो मासेस तक अपील जाना चाहिए था कि सब साथ में, वो नहीं हो पाया। ये इशूज है। तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए विद्यार्थी लोग कि आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो बना इसलिए था ताकि कांग्रेस को विरोध कर सके, फिर ऐसा परिस्थिति क्या हुआ कि कांग्रेस के साथ गया है वो। इसका मतलब पक्का ब्रिटिश ने कुछ किया होगा जिसके वजह से वो ब्रिटिश से हताश होकर फिर कांग्रेस की तरफ गया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा ना। बिल्कुल हुआ है। देखो टर्की इशू, बंगाल पार्टीशन इशू, रिसेंटमेंट एमंग यंगर मुस्लिम्स और सिमिलर डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब बात समझो, टर्की का इशू देखो, हालांकि तुमको फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी दिखेगा ये इशू, मैं उसे पहले ही इशू दिख गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, जानते हो टर्की बुरी तरीके से हार गया, और वहाँ का जो खलीफा है, खलीफा मतलब क्या है कि जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है पूरा मुस्लिम का, पूरा दुनिया में, तो उसका जो ऑफिस है उसी को बोलते हैं खलीफा, वो पोस्ट है खलीफा, जो जितने भी मुस्लिम है वर्ल्ड में उसको कंट्रोल करता है स्पिरिचुअली, पॉलिटिकली नहीं स्पिरिचुअली। तो देखो बच्चे लोग, ब्रिटेन ने मदद नहीं किया टर्की को जब बाल्कन में उसका वार चल रहा था 1912 और 13 में, क्योंकि जानते हो बाल्कन क्राइसिस की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है। बाल्कन मतलब वही यूगोस्लाविया का जो जगह है, बाल्कन क्राइसिस जिसको कहते हैं।
जब बाल्कन क्राइसिस में टर्की इन्वॉल्व था तो इंग्लैंड ने हेल्प नहीं किया उसको, समझे। और जब इटली के साथ भी जब टर्की इन्वॉल्व था तो उसमें भी ब्रिटेन ने हेल्प नहीं किया। इस चीज़ को लेकर मुसलमान में नफरत था, क्योंकि किसी तरह मुसलमान का जो किसी तरह वो टर्की का जो खलीफा वो बचाना चाह रहा है मुसलमान, और मुस्लिम को पता है कि खलीफा गिर जाएगा। तो वही देखो टर्की रूल कर रहा था खलीफा, जो कि वही कह सकते हो कि स्पिरिचुअल हेड है मुस्लिम लोग का, रिलीजियस हेड है सबका। तो नफरत हुआ ना थोड़ा, इन लोगों को लगा ना कि मेरा आदमी को सपोर्ट नहीं कर रहा। देखो मुस्लिम का सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि कहीं भी मुस्लिम का कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो मुस्लिम लोग उतर जाएगा। देखो यहाँ पे फलस्तीन में जो हुआ है, तो इंडिया में भी हो रहा है, बांग्लादेश में भी हो रहा है, समझ रहे हो ना। भाईचारा बहुत अच्छा रहता है मुस्लिम में, ये भी चीज़ सीखने वाला चीज़। तो लगा कि ब्रिटेन तो यार ब्रिटिश तो देखो मुस्लिम का भी नहीं है, खाली यहाँ पे लॉलीपॉप दे रहा है, ये हमारा भी नहीं है। ट्रू नेचर पता चल गया। दूसरा देखो, अब देखो बंगाल जब बनाया, बंगाल को तोड़ा ना 2 भाग में, तो कितना खुश था ये लोग। सलीमुल्लाह वाला जो तुम्हारा जो लोग सब थे, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाया, आगा खान सलीमुल्लाह वाला, इसके फॉलोअर्स लोग खूब खुश थे ना कि हमको मिल गया एक जगह रहने के लिए, मुसलमान ही लोग रहेगा। मगर दिल्ली दरबार हुआ, दिल्ली दरबार में क्या बोला गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल खारिज है। तो ऐसे मुस्लिम लोग के ऊपर क्या बीता होगा कि बताओ, तुम हमको दे दिया इतना साल रहने के लिए, फिर तुम खारिज कर दिया। तो इसका मतलब हम तुमको सपोर्ट किए थे, गलत सपोर्ट किए थे उस समय। मायूसी हुआ उस तरह। और दूसरी बात है, देखो यंगर मुस्लिम में भी नफरत था इस चीज़ को लेकर। रिफ्यूजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टू सेटअप, बताओ ये लोग बोले थे कि हमको एक अलग से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दीजिए, यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़ बना दीजिए। हाँ, मैं जानते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ना उसने हिंदू को देखा ना मुस्लिम को देखा, जहाँ जहाँ कुछ हो रहा था उसके ऊपर डंडा मारा है मुस्लिम गवर्नमेंट ने। तो मुस्लिम यूथ भी गुस्सा गया कि भाई ये ब्रिटिश किसी का नहीं है, ब्रिटिश किसी का नहीं, हम लोग भी तो मार खाए हैं। और दूसरी बात है कि दोनों का गोल क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट, दोनों ही रूल करना चाहता है इस कंट्री में, इंडियंसी करना चाहता है। तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में ही कॉमन चीज़ है। तो ये सब सर्कमस्टांसेस है जिसके वजह से लगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी कि अब ब्रिटिश के पक्ष में रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला है, अब जाते हैं कांग्रेस के साथ। समझ गए स्टूडेंट। देखो मौलाना आज़ाद का अल हिलाल मैगज़ीन का नाम है, और मोहम्मद अली का कॉमरेड, पता ये जो मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर सब है, पता इसको भी रिप्रेशन सहना पड़ा, समझे। जैसे लीडर्स हो गए अली ब्रदर्स, हसरत मोहानी हो गए, इनको बताओ जेल तक डालना पड़ा। इसके वजह से जो यंग मुस्लिम में क्या मैसेज गया होगा, इनके जो फॉलोअर्स हुए क्या मैसेज गया होगा कि देखो ये मुस्लिम का भी अपना आदमी नहीं है ब्रिटिश, ये खाली कैट और स्टिक पॉलिसी खेल रहा है, डिवाइड एंड रूल खेल रहा है। तो ब्रिटिश का जो ट्रू नेचर है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम को भी पता चल गया। समझ गए ना स्टूडेंट। यस, कंप्लीटेड।